हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद हसार में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे, चाहे जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हों। रिसर्च के सीरीज़ में आज की जो हमारी सेकंड क्लास है वो है एक्शन रिसर्च पे बेस्ड, जिसमें हम पीवाईक्यू और कुछ एमसीक्यूज़ को भी करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लास को। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड का, ये देखिए पहले आपको बता दें कि सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके इसमें अधिकतर जो हैं आपके पीवाईक्यू से रिलेटेड हैं, जो आपके पुराने एग्जाम्स में यूजीसी नेट के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, कुछ सेट के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और कुछ जो हैं आपके एमसीक्यू भी हैं। तो इसीलिए आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से करिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और पॉइंटेड नोट्स बनाते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्शन रिसर्च इज मेनली एम्ड टू, यानी कि एक्शन रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। क्या इसका पहला उद्देश्य दिया है कि जनरेट थियरी फॉर इट्स ओन सेक, यानी कि सिद्धांत बनाना सिर्फ स्वयं के लिए। सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन अ सेटिंग, क्या किसी विशेष स्थिति में समस्या का हल निकालना। टेस्ट हाइपोथेसिस अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, यानी कि नियंत्रित परिस्थितियों में परिकल्पना परीक्षण करना। या डिस्क्राइब हिस्टोरिकल चेंज, ऐतिहासिक परिवर्तन का वर्णन करना। तो देखिए सारे ऑप्शंस को पहले देखिए। जनरेट थियरी की जहाँ पे बात होती है वहां पे हमारा कौन सा रिसर्च आ जाता है, वहां पे हो जाता है हमारा बेसिक रिसर्च, जहां भी थियरी जनरेट करने की बात आएगी। हाइपोथेसिस अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, नियंत्रित पर्यावरण में जब हम कोई भी परिकल्पना परीक्षण करते हैं तो वो हमारा एक्सपेरिमेंटल होता है, यानी कि प्रयोगात्मक हो जाता है, प्रयोगात्मक रिसर्च के अंतर्गत। हिस्टोरिकल चेंज जो होता है, इसमें हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का यूज कर सकते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जब हम किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए किसी सेटिंग में किसी परिस्थिति के अंतर्गत किसी भी प्रकार का शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, ताकि उस पर्टिकुलर समस्या का हम शीघ्र से शीघ्र समाधान दे सके, यानी कि इमीडिएट हम उसका सॉल्यूशन दे सके, तो इसको हम कहते हैं एक्शन रिसर्च। और इसका मेन एम होता है किसी भी सेटिंग में किसी भी स्थिति में समस्या का हल निकालना। आई होप क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस बेस्ट इंडिकेट द साइक्लिक नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च। ये बहुत ही कॉमन है और कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा, आप सारे ऑप्शंस को देखिए। पूछ रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा क्रम जो है वो एक्शन रिसर्च की चक्रीय प्रवृत्ति को, तो यहाँ से एक प्रश्न तो वैसे ही बन रहा है कि ये कैसी होती है, साइक्लिक नेचर की होती है, यानी कि चक्रीय होती है, चक्र में चलती रहती है। तो सबसे पहले जो होता है इसमें क्या आता है, सबसे पहले हम करते हैं प्लान, ठीक है। शॉर्ट में इसको हम PAOR के नाम से भी जानते हैं। यानी कि सबसे पहले हम योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर उस प्लानिंग को हम एक्ट यानी कि उसका क्रियान्वयन करते हैं, ठीक है। फिर हम ऑब्जर्व करते हैं, देन लास्ट में हमारा रिफ्लेक्ट होता है। तो अब ये प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट में होता क्या है, तो समस्या की हम पहचान करते हैं। जब हम रणनीति बनाते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो वो पार्ट हमारा प्लान के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम उस योजना को, जो भी हमने प्लानिंग बनाई है, उसको कंट्रोल्ड बिहेवियर में या फिर नॉर्मल बिहेवियर में हम उसको क्या करते हैं, इम्प्लीकेशन करते हैं, उसका क्रियान्वयन करते हैं, तो वो एक्ट होता है। एक्ट करने के बाद से जो भी हमें डेटा मिला है, जो भी हमें रिजल्ट हमने बनाया है, जब हम उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वो होता है हमारा ऑब्जर्व। और लास्टली हमारा रिफ्लेक्ट क्या होता है, कि जो भी हमारा परिणाम आया है हमने उसका विश्लेषण किया। विश्लेषण में हमें पता चलेगा कि क्या चीजें अच्छी थी, किन चीजों को सुधार करना है, और फिर से उसी चक्र को, उसी साइकिल को, अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ है तो फिर हम क्या करेंगे, उसी चक्र को फिर हम आगे चलाते रहेंगे। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन, सीक्वेंस एक्शन रिसर्च का, और यहाँ पे आपका हो जाएगा सही आंसर PAOR, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्शन रिसर्च। विशेषता पूछ रहा है एक्शन रिसर्च की। बीइंग डिटैच्ड न्यूट्रल ऑब्जर्वर, ठीक है, यानी कि तटस्थ अवलोकक होना। फोकस ऑन जनरलाइजेशन टू ऑल सेटिंग्स, सभी परिस्थितियों में सामान्यीकरण पर ध्यान देना। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट इन चेंज प्रोसेस,
या फिर अवॉइडिंग रिफ्लेक्शन ड्यूरिंग प्रोसेस, प्रक्रिया के दौरान चिंतन से बचना। तो देखिए ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि चिंतन की तो बात इसमें होती है, तो हम इससे बच नहीं सकते हैं। सभी परिस्थितियों में सामान्यीकरण पर ध्यान देना, ये भी नहीं होगा। और अवलोकन करना और यानी कि ऑब्जर्वेशन करना भी इसका नहीं होता है काम। इसका काम होता है कि जो भी हमारे सामने समस्या दिख रही है, पार्टिसिपेंट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं फॉर किसके लिए, चेंज प्रोसेस के लिए, यानी कि परिवर्तन प्रक्रिया में अपनी भागीदारी के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, रिसर्च एप्टीट्यूड को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? रिसर्च एप्टीट्यूड को हिंदी में कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान या क्रियात्मक शोध। बार बार एक्शन रिसर्च दिया है तो ये नाम एक्शन रिसर्च ही याद रखिए, क्रियात्मक अनुसंधान या क्रियात्मक शोध भी आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर, एक्शन रिसर्च डिफर्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बिकॉज व्हाट? ठीक है, यानी कि जो हमारा एक्शन रिसर्च है वो एक्सपेरिमेंटल प्रयोगात्मक अनुसंधान से किस चीज में अलग है? तो ये मैनिपुलेट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन लाइफ, यानी कि स्वतंत्र चर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारा स्वतंत्र चर है, तो स्वतंत्र चर को प्रयोगशाला में बदलता है। भैया ये तो प्रयोगशाला की बात कर रहा है तो कैंसिल हो गया। नियंत्रण की जगह तात्कालिक अनुप्रयोग को लक्षित करता है, यानी कि एम्स एट इमीडिएट एप्लीकेशन रेदर देन कंट्रोल। तो क्या ये एप्लीकेशन कंट्रोल करने की जगह पे इमीडिएट एप्लीकेशन की बात करता है? तो हाँ भाई ये तो सही है इसमें। ऑलवेज यूज रैंडमाइजेशन सैम्पलिंग, क्या इसमें हमेशा यादृच्छिक यानी कि रैंडमाइज्ड नमूने का उपयोग किया जाता है? तो नहीं भाई ये हो जाएगा गलत। इग्नोर्स कॉन्टेक्स्ट इंटायरली, पूरी तरह से संदर्भ को नकार देता है? नहीं भैया ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स नहीं होंगे, सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। तो सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी, यानी कि एम्स एट इमीडिएट एप्लीकेशन रेदर देन कंट्रोल। कंट्रोल करने की अपेक्षा नियंत्रण की जगह पे यहाँ पे क्या होता है, तत्कालिक अनुप्रयोग की बात की जाती है। ठीक है, देखिए आपको अगर एक्शन रिसर्च के बारे में आपने जरा सा भी नहीं पढ़ा है तो आपको एक बेसिक चीज बता दें कि एक्शन रिसर्च जो होता है वो भी एक सिस्टमेटिक रिसर्च का प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें प्रैक्टिशनर्स या पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। कब की जाती है? जब कोई हमें तत्कालिक तौर पे समस्या दिखाई देती है, ठीक है, उस तत्कालिक समस्या का तत्कालिक समाधान के लिए इस 4 चक्रीय यानी कि प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट के द्वारा जब हम उस समस्या का समाधान देखते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। ठीक है, और इसमें रैंडमाइजेशन नहीं होता है। यहाँ पे एक ही खास बात होती है, वो क्या है, इमीडिएट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन यानी कि तत्कालिक प्रयोग किया जाता है। इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि इसको कई बार अप्लाइड रिसर्च भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लास्ट क्लास में आपको बताया था ये अप्लाइड रिसर्च का भी पार्ट होता है। कौन सा? हमारा एक्शन रिसर्च। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हाट इज द फर्स्ट मेजर स्टेप इन एक्शन रिसर्च? अभी स्टेप आपने देखा है, तो क्या रिफ्लेक्टिंग ऑन प्रैक्टिसेस, प्लानिंग इंटरवेंशन, फॉर्मुलेटिंग प्रॉब्लम या इंप्लीमेंटिंग इंटरवेंशन? यानी कि एक्शन रिसर्च में सबसे बड़ा चरण क्या होता है, सबसे पहला बड़ा चरण क्या होता है? तो अभ्यास पर चिंतन करना, हस्तक्षेप की योजना बनाना, समस्या को परिभाषित करना या हस्तक्षेप लागू करना। तो देखिए प्लानिंग तो हम करेंगे। अब इसी में कई बच्चे कंफ्यूज होंगे कि प्लानिंग दिया है तो हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा, बट बेटा ये वाला आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्लानिंग तो हम करेंगे बट प्लानिंग से पहले रिसर्च का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है हमारा क्या करना, ऑब्जर्व करना। और ऑब्जर्व करने के साथ ही साथ कोई भी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना, यानी कि एक समस्या को परिभाषित करना, समस्या को निर्धारित करना। ठीक है, उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे। तो अगर आप चक्रीय प्रक्रिया के तौर पे देखोगे तो प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन अगर स्टेप की बात करेगा तो सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मुलेटिंग द प्रॉब्लम, यानी कि समस्या को परिभाषित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एक्शन रिसर्च? निम्न में से कौन सी बात एक्शन रिसर्च के बारे में सही है? सही की बात कर रहा है। दे रिमेन कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव आउटसाइड द सिचुएशन, यानी कि ये पूरी तरह से तटस्थ रहते हैं, स्थिति से बाहर होते हैं। दे डू नॉट इम्प्लीमेंट सॉल्यूशन, भैया तो एकदम साफ गलत बात कह दिया। ठीक है, तो ये तो हमारा खत्म ही कर दो, कतई नाकारा किस्म का ऑप्शन है ये, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन की बात तो यहाँ पे होती ही है हमारी। ठीक है, स्थिति का अध्ययन भी करते हैं और बदलाव भी करते हैं। दे बोथ स्टडी एंड चेंज द सिचुएशन, तो हाँ भाई ये तो होता है, अध्ययन भी किया जाता है, साथ ही साथ जो भी परिणाम आते हैं उसके बेस पे परिवर्तन भी किया जाता है। दे ओनली गैदर डेटा
नो एक्शन। तो ये नहीं है भैया, एक्शन रिसर्च है तो एक्शन तो होगा ही, डेटा गैदरिंग करने से उसको क्या ही पर्पस है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, स्थिति का अध्ययन भी करते हैं और साथ ही साथ बदलाव भी करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए बार बार इम्प्लीकेशन की बात आ रही है, बार बार अनुप्रयोग की बात आ रही है, अप्लाई करने की बात आ रही है, तो इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे टीचिंग सेक्टर्स में, या मान लीजिए कि आप अपने आप को सपोज करिए, जब आप क्लास में जाएं और क्लास में आपको दो तरह की, मान लीजिए, या एक ही समस्या आपको दिखाई दे रही है कि बच्चों क्या हो रहे हैं कि रैपिडली बच्चों की जो स्ट्रेंथ है, बच्चों की जो संख्या है, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो ये आपके सामने एक तत्कालिक समस्या आएगी। आप उस तत्कालिक समस्या को जानने के लिए उस पर रिसर्च करेंगे, ठीक है। रिसर्च करेंगे तो देखेंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं, किसकी वजह से बच्चे कम आ रहे हैं। अगर आप एक सरकारी विद्यालय के शिक्षक हैं तो आप वहां देखेंगे कि क्या मिड डे मील में जो खाना मिल रहा है उसमें कोई डिफेक्ट है, क्या पढ़ाई शिक्षक की गुणवत्ता में कोई कमी नजर आ रही है, या फिर और कोई रीजन है जिसकी वजह से बच्चा नहीं आ पा रहा है, क्या बच्चे का मानसिक स्थिति या शारीरिक स्वास्थ्य में गड़बड़ी है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और उसके बेसिस पे फिर आपका लास्ट डिसीजन आएगा। जब आप उस डिसीजन के आने के बाद से उसको अप्लाई करेंगे, अगर मान लीजिए आपने कर दिया अप्लाई, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन के बाद से आपने क्या कर दिया, आपने जो भी प्लानिंग किया था, एक्ट कर दिया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अब आप ऑब्जर्व करिए कि क्या उससे आपको सुधार दिख रहा है। अगर सुधार दिख रहा है तब तो आपका एक्शन रिसर्च सक्सेसफुल है, बट अगर नहीं दिख रहा है तो वो क्या है, आपका सक्सेसफुल नहीं है। तो फिर आप इसी प्रक्रिया को फिर से चालू कर देंगे, और इसीलिए कहा जाता है कि एक्शन रिसर्च जो है वो क्या होती है, चक्रीय प्रक्रिया होती है, यानी कि साइक्लिक इन नेचर होती है। आई होप कि इस एक एग्जाम्पल से आप पूरा एक्शन रिसर्च के कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक्शन रिसर्च इज बेस्ट सूटेड व्हेन, यानी कि कब एक्शन रिसर्च सबसे उपयुक्त होती है। रिसर्चर वांट्स टू एक्सप्लोर अननोन फिनोमिना, यानी कि जब शोधकर्ता अज्ञात घटनाओं की खोज करना चाहता है। डीलिंग विद अर्जेंट प्रैक्टिकल इशू इन लोकल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि स्थानीय संदर्भ में, यानी कि सामान्य स्थिति में तत्कालिक व्यवहारिक समस्याओं में निपटाना हो या निपटारा देना हो तब कर की जाती है। टेस्टिंग यूनिवर्सल लॉज अंडर हाईली कंट्रोल्ड कंडीशन, देखिए जहां भी कंट्रोल्ड कंडीशन की बात आएगी वहां पे साफ साफ एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा। जहां पे थ्योरेटिकल की बात आ जाएगी, राइटिंग थ्योरेटिकल ट्रेटीज, ये हमारा थियरी बनाने से रिलेटेड है, यानी कि बेसिक रिसर्च हो जाएगा। अननोन फिनोमेना यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे फिर से हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, यानी कि डीलिंग विथ अर्जेंट प्रैक्टिकल इश्यूज, ठीक है। क्या काम है इसका, इसका मेन फंक्शन है डीलिंग विथ प्रैक्टिकल इश्यूज इन लोकल कंटेक्स्ट। सेवंथ क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। इन एक्शन रिसर्च रिफ्लेक्शन इज इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी से आपको समझ में आएगा कि आपको पुनः सुधार करना है, पुनः ये प्रक्रिया चालू करनी है या फिर नहीं करनी है। तो इट इंश्योर्स रिसर्चर एम्स न्यूट्रल, इस इट स्टॉप्स फर्दर डेटा कलेक्शन, यानी कि डेटा संग्रह को रोक देना, ठीक है, सुनिश्चित करता है कि शोधकर्ता तटस्थ रहे। Helps in assessing the action taken and planning next cycle, only useful at the end of the research, यानी कि उठाए गए कार्य का आकलन करने और अगला चक्र योजना बनाने में सहायक होता है, या फिर केवल शोध के अंत में ही उपयोग इसका किया जाता है। तो देखिए चक्रीय प्रक्रिया है, तो चक्रीय प्रक्रिया की खास बात क्या हो जाएगी, चक्रीय प्रक्रिया की सबसे खास बात यही हो जाएगी कि इसका प्रयोग हम क्यों करेंगे, जब ये हमारा क्या करेगा, हेल्प इन असेसिंग द एक्शन टेकन एंड प्लानिंग नेक्स्ट साइकिल, ठीक है। जब ये प्लानिंग करेगा नेक्स्ट साइकिल का, उसके लिए हमारा ये रिफ्लेक्शन जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द टर्म एक्शन रिसर्च वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा सबसे पहले एक्शन रिसर्च को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। स्टीफन कोरे, कर्ट लेविन, जॉन डीवी, या फिर जीन पियाजे। देखिए ऑप्शन में आपका हिंदी ऑप्शन में थोड़ा बहुत चेंजेस हैं, तो आप उसमें आंसर दिया हुआ है, फिर भी आप उसमें बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक्शन रिसर्च जो टर्म था ये इंट्रोड्यूस किया गया था या कॉइन किया गया था किसके द्वारा, कर्ट लेविन के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था हमारे कर्ट लेविन के द्वारा, ठीक है। कर्ट लेविन कौन थे, तो कर्ट लेविन जो थे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने लगभग लगभग 1940s के अराउंड में अपनी ये थियरी दी थी एक्शन रिसर्च की, कब दी थी, 1940s के अराउंड में, ठीक है।
इसमें उन्होंने क्या कहा था, आइडिया क्या था उनका, आइडिया ये था कि रिसर्च में क्या होना चाहिए, दोनों चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि प्रैक्टिकल एक्शन भी होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख भी दे रही हूँ, आप नोट भी कर लीजिएगा क्या क्या चीजें होनी चाहिए। रिसर्च में प्रैक्टिकल एक्शन होना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्शन होना चाहिए, और साथ ही साथ एक तरह का सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जांच, ठीक है, एक सिस्टम से जांच भी की जानी चाहिए कि क्या समस्या है, क्या सुधार के लिए प्रयास किए जा सकते हैं, और उसका फिर प्रैक्टिकल यानी कि उसको अप्लाई भी किया जाना चाहिए। ये दोनों चीजें हमारे कर्ट लेविन के आइडियाज थे, जिसके बेस पे उन्होंने एक्शन रिसर्च टर्म जो दिया था। इन्होंने अपनी थियरी में प्रपोज क्या किया था, यहाँ भी उन्होंने दो चीजों को प्रपोज किया था, एक तो सोशल चेंज को यानी कि सामाजिक परिवर्तन को, और दूसरा इमीडिएट सॉल्यूशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम, यानी कि किसी भी प्रकार की जो सामाजिक समस्या हो रही है उसका तत्कालिक समाधान क्या हो सकता है, ये प्रपोज किया था हमारे कर्ट लेविन ने, ठीक है, कर्ट लेविन ने। और कब किया था, तो 1940s के अराउंड में किया था, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक्शन रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज, एक्शन रिसर्च को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो अब पहले भी बता चुके हैं, इसका सिंपल सा आंसर ही आप टिक मार्क कर दीजिए, अप्लाइड रिसर्च के नाम से इसे जाना जाता है, बाकी ऑप्शंस आपके नहीं होंगे। यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान को किस प्रकार का अनुसंधान कहा जाता है, तो अनुप्रयुक्त अनुसंधान भी कहा जाता है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च, निम्न में से कौन सा एक्शन रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग, भैया ये तो है, तो इसलिए ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। पार्टिसिपेंट इन्वॉल्वमेंट, ये भी होता है, ये भी गलत हो जाएगा। लार्ज सैंपल साइज, नो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, बट यहाँ पे क्या है हमारा, ये नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन के बेस पे आंसर तो सही है, क्वेश्चन के बेस पे नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है, विशेषता नहीं पूछा है, तो लार्ज सैंपल साइज, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लार्ज सैंपल साइज नहीं होता है, यहाँ पे हमारा स्मॉल सैंपल साइज होता है। और कहीं ना कहीं ये भी इसका एक लिमिटेशन भी है कि स्मॉल सैंपल साइज होने के कारण ये जनरलाइज नहीं हो पाता है, ठीक है, स्मॉल पॉपुलेशन में होता है, इन डेप्थ नॉलेज इससे जो होती है निकल जाती है, कोलैबोरेशन और अंडरस्टैंडिंग इससे हो जाती है, लेकिन इसकी खासियत क्या है कि ये जनरलाइज नहीं हो सकता है, ये सिर्फ लोकल एप्लीकेशन की बात करता है, यानी कि किसी सामान्य स्थिति में, किसी विशिष्ट स्थिति में उसको अप्लाई करना, किसी विशिष्ट स्थिति के संदर्भ में ये बात करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग तो इसका पार्ट है ही। क्वेश्चन नंबर 12, इन एक्शन रिसर्च द रिसर्चर इज, यानी कि जब क्रियात्मक अनुसंधान होता है तो उसमें शोधकर्ता कैसा होता है, क्या करता है, क्या वो सिर्फ एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर होता है, नहीं भैया, न्यूट्रल ऑब्जर्वर होगा तो भाई एक्शन की बात कहाँ से आ जाएगी, क्योंकि एक्शन रिसर्च में तो बात ही किसकी हो रही है, पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, प्रैक्टिशनर्स की बात हो रही है, तो क्या वह एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है, तो हाँ भाई बिल्कुल होता है। आउटसाइड इवेल्युएटर होता है, जी नहीं, इवेल्युएशन का उसका काम आउटसाइडर के रूप में नहीं होता है बल्कि इनसाइडर के रूप में रहता है। थियरिस्ट होता है सिर्फ, तो भैया ये भी गलत है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन, ठीक है। क्या होता है एक्शन रिसर्च में, रिसर्चर एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है, एक्टिव प्रैक्टिशनर होता है, जो समस्या के साथ साथ, जैसे अगर टीचर है तो वो स्टूडेंट और उस सिचुएशन के साथ साथ अपने आप को भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करके समस्या का समाधान निकालने में हेल्प करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज, एक्शन रिसर्च हेल्प्स टीचर्स इन, एक्शन रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों की किस प्रकार सहायता करता है, तो मेंटेनिंग डिसिप्लिन ओनली, सिर्फ डिसिप्लिन बनाने में, नियम अनुशासन बनाने में मदद करता है। इंप्रूविंग टीचिंग प्रैक्टिसेस, शिक्षण विधियों में सुधार करने की बात करता है। कंडक्टिंग हिस्टोरिकल स्टडीज, ऐतिहासिक अध्ययन करने में, या जनरलाइजिंग थियरी, सिद्धांत के सामान्यकृत होने में। तो ये देखिए जनरलाइजिंग थियरी फिर यहाँ नहीं होगा, हिस्टोरिकल स्टडीज भी नहीं होता है, और सिर्फ डिसिप्लिन बनाना इसका काम नहीं है, वो तो बिना रिसर्च के भी हो सकता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंप्रूविंग टीचिंग प्रैक्टिसेस, शिक्षकों के गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, शिक्षण विधियों में सुधार करने के लिए भी एक्शन रिसर्च का प्रयोग किया जाता है। और ध्यान दीजिए तीन ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे एक्शन रिसर्च का मोस्टली यूज होता है। एक है हमारा एजुकेशन फील्ड, एजुकेशन फील्ड में हायर एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, लोअर एजुकेशन हर जगह किया जाता है, ज्यादातर ये जो है हायर एजुकेशन, लोअर एजुकेशन में भी किया जाता है। इसके अलावा सोशल साइकोलॉजी जो होता है वहां पे यूज किया जाता है, ठीक है। और तीसरा जो होता है हमारा वो हेल्थ सेक्टर,
ठीक है, हेल्थ सेक्टर में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये सारे क्या है, ये इसके सेक्टर से जहाँ पे ये मोस्टली यूज होता है। बट चूंकि हम एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, हम शिक्षा में पढ़ रहे हैं, तो हम एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट को ज्यादा ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, द मेजर लिमिटेशन ऑफ एक्शन रिसर्च। देखिए लिमिटेशन वाला अभी मैंने बताया था, लिमिटेशन वाला क्वेश्चन आ भी गया। लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, इसका ये होता है, तो हाँ भाई ये सही बात है कि इसमें वस्तुनिष्ठता की कमी होती है। क्यों कमी होती है? क्योंकि इसमें बहुत कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें व्यक्तिनिष्ठ ये ज्यादा होता है, वस्तुनिष्ठ कम होता है। स्मॉल सैंपल साइज होता है, बिल्कुल स्मॉल सैंपल साइज होने के कारण हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। जैसे थ्योरेटिकल रिसर्च हो जाए, बेसिक रिसर्च हो जाए, या फिर हिस्टोरिकल या डिस्क्रिप्टिव कोई ऐसा रिसर्च हम जब भी करते हैं, एक्सपेरिमेंटल करते हैं, तो हम उसे मैक्सिमम पॉपुलेशन पे क्या कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं। बट किसी शहर के किसी एक कोने में, किसी एक स्कूल में अगर किसी टीचर ने कोई प्रैक्टिकल किया, कोई एक्शन रिसर्च लिया पर्टिकुलर उस क्लास के लिए, तो वो सिर्फ उस क्लास तक के लिए ही यूजफुल हो सकता है। ठीक है, हाँ उस मेथड को बाद में लोग जाने तो यूज कर सकते हैं, वो अलग चीज हो जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए इसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, सॉरी ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती, सब्जेक्टिविटी होती है। सैंपल साइज जो होता है बहुत स्मॉल होता है, और साथ ही साथ लोकलाइज्ड रिजल्ट होते हैं, यानी कि किसी विशिष्ट परिस्थिति और सीमित परिस्थिति की बात करता है ये। तो इसलिए ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर, यानी कि मेजर लिमिटेशंस ये सभी के सभी हैं एक्शन रिसर्च के। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोर एलिमेंट ऑफ एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च का कोर एलिमेंट क्या है, यानी कि इसमें जो मूल तत्व होता है वो क्या होता है? क्या प्रिडिक्शन करना, पूर्वानुमान लगाना, रिफ्लेक्शन, रैंडमाइजेशन यानी कि यादृच्छिकरण, या थियरी फॉर्मेशन। तो देखिए फिर थियरी फॉर्मेशन नहीं होगा, रैंडमाइजेशन नहीं होगा, और प्रिडिक्शन तो हम करेंगे ही नहीं भाई, क्योंकि समस्या तो हमारे पास अभी आई है ना, तो हम प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी कि चिंतन, ये इसका मेन पार्ट होता है और ये लास्ट स्टेप भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच काइंड ऑफ डेटा इज मोस्टली यूज्ड इन एक्शन रिसर्च। किस तरह के डेटा का प्रयोग हम एक्शन रिसर्च में ज्यादातर करते हैं? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है एक्शन रिसर्च में हम किसी एक प्रकार के डेटा का यूज नहीं करते हैं, यहाँ पर हम मिक्स्ड मेथड नोटेशन का यूज करते हैं, यानी कि बोथ मिक्स्ड मेथड्स का यूज करते हैं। ऑप्शंस देखिए आपके हिंदी में गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर तो सेम है, लेकिन ये आपका पिछला क्वेश्चन का ही सेम कॉपी हो गया है, तो ये मेरी मिस्टेक है, इसके लिए आई एम सॉरी। आप यहाँ पे देखिए दोनों मेथड यूज किए जाते हैं, क्वांटिटेटिव भी किया जाता है और क्वालिटेटिव भी किया जाता है, यानी कि गुणात्मक का भी प्रयोग किया जाता है और साथ ही साथ मात्रात्मक डेटा का भी प्रयोग किया जाता है, यानी कि कुछ संख्या वाली चीजों का भी और लिखी हुई चीजों का भी प्रयोग किया जाता है। इसलिए ये हमारा बोथ होता है, मिक्स्ड मेथड होता है। ठीक है, ट्रायंगुलेशन मेथड भी कह सकते हैं। तो ये हमारा एक्शन रिसर्च में यूज होने वाला मेथड है, इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द ओरिजिन ऑफ एक्शन रिसर्च इज रिलेटेड टू, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान की उत्पत्ति किससे संबंधित है? जब कर्ट लेविन ने किया था तो सबसे पहले क्या किया था, मैंने अभी आपको बताया, अगर आपको ध्यान होगा तो सोशल चेंज की बात मैंने बताई है। उनका जो पर्पस था, उनका जो आइडिया था, वो सोशल चेंज को लेकर के था रिलेटेडली। तो यहाँ पे औद्योगिक मनोविज्ञान होगा, शैक्षिक मनोविज्ञान होगा, सोशल मनोविज्ञान होगा, या फिर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी होगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा क्या? शैक्षिक नहीं, सामाजिक मनोविज्ञान। ठीक है, सोशल साइकोलॉजी। अब देखिए शिक्षा में प्रयोग होता है, इसलिए आप शैक्षिक मत लगा दीजिएगा। सोशल साइकोलॉजी के लिए इस टर्म को बनाया गया था, इस रिसर्च को बनाया गया था, इसलिए सोशल साइकोलॉजी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट के दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं हमारे। एक्शन रिसर्च इज साइक्लिक, यानी कि ये चक्री होता है, पर क्यों होता है? इट रिपीट्स आफ्टर एवरी फेल्योर, यानी कि प्रत्येक विफलता के बाद से इसको दोहराया जाता है। इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, क्या ये निरंतर सुधार शामिल होता है, इसलिए ये साइक्लिक है। इट नेवर एंड्स, क्या ये कभी समाप्त नहीं हो सकता? या इट नीड सुपरविजन, इसके लिए पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है। तो सही आंसर क्या होगा? मुझे पता है कि आप सबको पता होगा इसका सही आंसर। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ठीक है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की बात इसमें की जाती है, इसमें निरंतर सुधार शामिल होता है, इसीलिए ये चक्रीय होता है कि अगर आपका 100% गोल नहीं अचीव हो रहा है तो भी आप क्या करेंगे, उसको करते रहेंगे। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस के बेस पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 19,
एक्शन रिसर्च इम्फेसाइजेज, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान में बल दिया जाता है किसका? कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, भैया बार बार आ रहा है ये, और ये नहीं होगा। कोलैबोरेशन एंड रिफ्लेक्शन का, तो सहयोग और चिंतन हो सकता है। प्योर ऑब्जर्वेशन, नहीं भाई, शुद्ध अवलोकन यहाँ पे नहीं होता है। और रैंडम सैम्पलिंग, तो भैया रैंडम सैम्पलिंग भी नहीं होता है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कोलैबोरेशन एंड रिफ्लेक्शन, यानी कि सहयोग और चिंतन जो है इस पे ज्यादा बल दिया जाता है क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत। चलिए, अब देखिए हमारे क्वेश्चंस, ये स्पेशली पीवाईक्यू पूछे गए हुए क्वेश्चंस हैं। ऊपर मैंने जो कराया उसमें भी आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, तो अब इसे भी ध्यान से देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप हैज द पोटेंशियल फॉर इनहेंसिंग टीचिंग कॉम्पिटेंसीज? ठीक है, टीचिंग कॉम्पिटेंसीज की बात कर रहा है, टीचिंग कॉम्पिटेंसी की बात कर रहा है, तो कौन सा रिसर्च होगा जो इनहेंस करता है किसको? टीचिंग कॉम्पिटेंसी को। फंडामेंटल, अप्लाइड, इम्पैक्ट असेसमेंट या एक्शन रिसर्च? तो एक्शन रिसर्च होगा जो टीचिंग कॉम्पिटेंसीज को क्या करता है, मतलब शिक्षण गुणवत्ता में सुधार लाने का काम करता है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन, एक्शन रिसर्च इज साइक्लिक। एक्शन रिसर्च इज साइक्लिक इन सो फार एज इट इन्वॉल्व्स प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट साइकिल। भैया ये तो सही कह रहा है, स्टेटमेंट आपका सही कह रहा है। स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है कि द पर्पज ऑफ एक्शन रिसर्च इज टू डेवलप अ थियरी टू एक्सप्लेन द कॉजल रिलेशनशिप। भैया देखिए, दो दो एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है, एक्सपेरिमेंटल प्रयोगात्मक की बात यहाँ पे कर रहा है कॉजल रिलेशनशिप की वेरिएबल्स के साथ, और डेवलप अ थियरी की बात कर रहा है, यानी कि बेसिक रिसर्च की बात कर रहा है। तो स्टेटमेंट वन तो हमारा सही है, लेकिन स्टेटमेंट टू क्या है? गलत है। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट? नहीं, ये नहीं होगा। बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट, ये भी नहीं होगा। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, यानी कि कथन एक तो सही है लेकिन कथन दो जो है वो गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यूनिवर्सिटी टीचर plans to improve the study habits of students in his or her class. Which type of research paradigm will be helpful in this regarding? यानी कि एक यूनिवर्सिटी के शिक्षक हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं, वो बच्चों के स्टडी हैबिट्स को, यानी कि उनकी शैक्षणिक की जो आदत है उनको सुधार करना चाह रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के अपनी क्लास में। तो वो किसकी हेल्प ले सकते हैं यहाँ पे? क्या वो इवेल्युएटिव रिसर्च पैराडिज्म को लेंगे, फंडामेंटल रिसर्च को लेंगे, अप्लाइड को लेंगे, या फिर एक्शन रिसर्च को लेंगे? तो सही आंसर आप सभी को पता है, इतना तो आपने पढ़ ही लिया ऊपर, कि जब भी हम इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे, जब भी हम पार्टिसिपेंट्स की बात करेंगे, प्रैक्टिशनर्स की बात करेंगे, सोशल चेंज की बात करेंगे, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा? इकलौता एक्शन रिसर्च। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च? कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड अभी क्वेश्चन मैंने कराया था, इस तरह के क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट एग्जाम के फेवरेट हैं, तो इसलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस को भी ऐड किया हुआ है। तो देखिए, इट डज नॉट एम टू डेवलप थियरी, यानी कि इसमें सिद्धांत विकसित करने का लक्ष्य नहीं होता है। तो भैया क्रियात्मक शोध की विशेषता कौन सी है ये पूछ रहा है, तो ये सही हो सकता है भैया, क्योंकि इसमें थियरी डेवलप करने की तो बात की नहीं जाती है। इट इज नॉट कंडक्टेड टू जनरलाइज द फाइंडिंग्स, यह निष्कर्ष के सामान्यीकरण के लिए भी नहीं किया जाता है, तो भैया ये भी सही है, जनरलाइज करने के लिए भी नहीं होता है। सैंपल इज सेलेक्टेड रैंडमली, प्रतिदर्श का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है, तो नहीं भैया, रैंडम सैंपल नहीं होता है। इट इज कंडक्टेड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लोकल लेवल प्रॉब्लम, यह स्थानीय स्तर की समस्या समाधान के लिए किया जाता है, तो ये भी सही ऑप्शन है। कंट्रोल ऑन वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल की बात आ गई तो ये नहीं होगा। अब अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो बी तो आपका सब में है, यानी कि बी तो कंफर्म ही था आपका। ए आपने पढ़ लिया कि डेवलप थियरी नहीं होता है, थियरी डेवलपमेंट की बात यहाँ पे नहीं होती है, तो ए बी और जो डी है हमारा, ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। केवल ए बी और डी ये हमारे एक्शन रिसर्च की सारी विशेषताएं हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका क्लास के 20 प्लस क्वेश्चंस थे, 22-23 अराउंड क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कराया है। अब लास्ट आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो ये जो मैंने इस पे ऐड किया है प्लीज सब पे ध्यान दे दीजिएगा। ध्यान कहाँ देना है? ध्यान देना है आपको लाइक करने में, ध्यान देना है आपको कमेंट करने में, ध्यान देना है शेयर करने और सब्सक्राइब करने में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इसी तरह की किसी छोटे कॉन्सेप्ट को लेकर के बड़े बड़े क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।